गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है पेपर सेकंड कंटेम्प्ररी का। तो टॉपिक का नाम है NCF 2005, जिसका फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं NCF 2005। अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ 2005 पर तो बात घुमा फिरा के ये आती है कि क्या नेशनल ने, राष्ट्र ने, नेशन ने क्या करिकुलम बनाना 2005 में ही स्टार्ट किया? नहीं, ये 2005 के पहले की कहानी आपको बताती हूँ। जब शुरुआत हुई नेशनल फ्रेमवर्क की तो 1975 में हुई थी। सबसे पहला जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1975 में रखा गया था कि पाठ्यक्रम के अंदर जिस भी क्लास को पढ़ाया जा रहा है उनकी एज के अकॉर्डिंग, तो उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी किताबों को पढ़ाया जाए। फिर शुरुआत आई 1988 में। 88 में जो प्रस्ताव रखा था वो सबसे पहले रखा गया था 1986 की, जो आपकी पढ़ते हैं आप सबसे पहले 86 के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उन्होंने इस बारे में बात रखी गई थी कि नवाचारों को भी साथ में बढ़ाया जाए और क्यों ना NCF को एक नया रूप दिया जाए। तो 1986 के बाद में जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उसका नया रूप आया था 1988 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। इसलिए 86 को हम ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि उस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सिर्फ इसके बारे में बात कही ही थी। तो बात आती है 1988 में। 1988 के जस्ट बाद में आया था कहानी वापस से 2000 की। जो 2000 की कहानी थी वो थी NCERT की वजह से। NCERT के प्रयासों के बाद में उसको परिमार्जित किया गया और उसमें गुणवत्ता बढ़ा करके 2000 में वापस से NCF को रखा गया। फिर वापस से जब जरूरत महसूस हुई तब उसको परिवर्तन करके सीधा लाया गया 2005 में। और 2005 का करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो आज भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में, महाविद्यालयों में और खास तौर पर स्कूलों में चल रहा है। वही करिकुलम हम आज तक पढ़ रहे हैं। अब बात करती हूँ NCF की। NCF ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी और इन रिकमेंडेशंस को रखने से पहले उन्होंने अपने उद्देश्य भी रखे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन इसका आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उसमें पूछा जाता है कि NCF को किसने अप्रूव किया था। उसका नाम मैं बता देती हूँ आपको। वो अप्रूव किया था CABI ने। पॉज करो इधर। CAB की बात करते हैं तो CAB ने इसको अप्रूव किया था। अप्रूव करने का जो टाइम था वो था इनका सितंबर 2005 में। इसका नाम मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं पहले, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CABE ने सितंबर 2005 में इसको अप्रूव किया NCF को, तब जाकर के ये सारा का सारा ऑफिशियल रूप में लागू होना शुरू हो गया था। अब थोड़ा सा मैं इसके जो अनुशंसाएं थी, जो रिकमेंडेशन था, वो आपको बताती हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गौर किया था या फोकस किया था वो एक बात थी जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या? कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि करिकुलम का लोड बच्चों पर इतना ना आए, करिकुलम का लोड उन पर थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो करिकुलम का लोड कम करेंगे, इट मीन्स क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बिना बोझ के उनको सिखाया जाए। ये बात 1993 में सबसे ज़्यादा जो फोर्सफुली कही गई थी वो कही थी यशपाल कमेटी ने। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यशपाल कमेटी क्या कहती थी 1993 में कि बच्चों को बिना बोझ के पढ़ाया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए या ऐसी शिक्षा उनको दी जाए जिन पर उनको बस्ते का बोझ ना हो। इसलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी इसके लिए कमेंट्स लिखे हुए आए थे। अभी हाल फिलहाल में भी आया। तो मैं इस पर एक बार गौर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि ऐसा सिखाया जाए और साथ में टीचर्स को भी इस प्रकार के निर्देश दिए जाए, उनको गाइडलाइन दी जाए ताकि वो बालकों पर इस तरह का कोई भी बर्डन ना डाले। इसलिए फिर CBSE में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भी इस चीज़ को मान्यता देते हुए कहा था कि यशपाल कमेटी को मानते हुए हम क्या करेंगे कि बालकों को जब हम लर्न करवा रहे हैं, जब सिखा रहे हैं, तो आधी किताबें उनके घर पे रखी जाए और आधी किताबें उनकी स्कूल में रखी जाए। जो होमवर्क उनका होगा सिर्फ मात्र वही कॉपी उनको दी जाए और ज़्यादातर जो जोर है वो दिया जाए स्कूल में ही होमवर्क करने का। तो ऐसा कोई चीज़ दी ना जाए ताकि वो घर पे जाकर किसी भी तरह का कोई बर्डन अपने ऊपर ले सके। सेकंड अनुशंसाएं देखें, टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि आपको जो एजुकेशन देनी है वो किसके लिए देनी है? सबके लिए। यानी कि किसी भी तरह का कोई स्तर हो बालक का, एज लेवल जो हो, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाए और वो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता हो।
वो सारी चीज़ें उसको उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। फिर देखिए जो अपहोल्ड मीन्स आपको वो सारी वैल्यूज करिकुलम में रखनी पड़ेगी, ऐसी चीजें पढ़ानी पड़ेगी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बालकों को, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बना हुआ रहे, उसकी वैल्यूज बनी रहे। कौन कौन सी वैल्यूज बनी रहेगी? सारी, जैसे कि इक्वलिटी आ गई, तो लोग भेदभाव ना करें एक दूसरे से, किसी भी जात पात को लेकर के ना हो, ना कि सेकुलरिज्म जो हम पढ़ते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेकर के उसके मान सम्मान को बनाए रखते हुए आपको बालकों को पढ़ाना है। अब देखिए इनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से भी परे आपको सारा ज्ञान बालकों को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज्ञान केवल बालक पुस्तकों तक सीमित रखे, रटन प्रवृत्ति रखे, वो चीज कतई ना हो। यानी कि ऐसा करिकुलम जो किताबों से पुस्तकों से परे होना चाहिए। मेकिंग एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि बालकों को टाइम टू टाइम एग्जाम लेने चाहिए, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो एनुअल हो। तो इस तरह के एग्जाम्स आपको बनाने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, ताकि उसमें हर तरह का बालक पास होने के चांस रखता हो, और उन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न हो वो इसी तरह का बनाया जाना चाहिए। मीन्स इवोल्यूशन जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साथ में वो कहते हैं कि नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए, यानी कि बालक को उस चीज का फोबिया ना हो जाए कि आपको बालक ऐसे पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, या इस तरह के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या इवल्यूट आप उस तरीके से कर रहे हैं कि बालक एकदम ही जैसे फोर्स में आ जाए और कुछ बच्चे सुसाइड कर ले, या उस चीज़ को अपने तरीके से ना देखते हुए बोझ के रूप में देखे। और आपको उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस में या डिप्रेशन में नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखते हुए एग्जाम्स को आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इस बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या है ये? जो कोठारी कमीशन ने दिया था 1964 से 66 तक आपने पढ़ा हुआ है कि कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी दी थी, जो 64 से 66 में आई थी। अभी तो हम बात वैसे भी 2005 की कर रहे हैं, तो ये चीज उन लोगों के लिए पुरानी हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी वो उन लोगों के लिए यही थी, और आपके एग्जाम्स में भी यही चीजें पूछी जाती है कि कोठारी ने कहा था कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी, आपको सबको पता है। मैं सिर्फ अभी एनसीएफ के हिसाब से बात करना चाहूंगी कि कोठारी ने तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी दी, लेकिन हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी नेशनल करिकुलम में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप बालकों को पढ़ाएंगे तब आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है, आपको पता था कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि के तहत आ चुकी थी। इस हिंदी को उन लोगों ने जो फर्स्ट लैंग्वेज थी उसके आधार पर देखा कि मदर टंग उनसे ना छीनी जाए, यहाँ तक कि बस उसमें थोड़ा सा परिमार्जन करके बालकों को पढ़ाया जाए। और आपको एक बात और बताऊं कि हिंदी जो है वो आर्टिकल 343 के तहत एक्सेप्ट की गई थी एज अ लैंग्वेज, एज अ सबसे बड़ी बात कि अपने जो ज्ञान लेने की जो भाषा होगी वो हमारी हिंदी होगी, वो 343 के तहत एक्सेप्ट की गई थी। और साथ में एक चीज़ और बताऊं इसमें कि हम अभी तक में जो सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं वो मानते हैं इंग्लिश को। ये भी आप सब जानते हैं कि इंग्लिश जो थी वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में थी। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें पूछा जाए एनसीएफ के तहत, एनसीएफ 2005 की नज़र में इंग्लिश जो थी वो किस प्रकार की भाषा थी, तो वो थी ग्लोबल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज हम इसमें उसका नाम नहीं लेंगे, हम सेकेंड लैंग्वेज सिर्फ इसमें मानते थे कोठारी कमीशन ने। लेकिन अगर 2005 के तहत क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिखेंगे ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, इसको एक्सेप्ट किया गया था एनसीएफ 2005 में। अब देखिए इसको हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी रखा था। जो हिंदी आर्टिकल लिया गया था हिंदी के लिए वो था 343, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया था वो जो धारा थी या जो आर्टिकल था वो था 3431, यानी कि एकदम कोष्टक में 1, हिंदी 343 में और इंग्लिश 3431 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो थी एनसीएफ 2005 के रूप में, और वैसे ये सेकेंड लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबस, यानी कि सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये फ्रेमवर्क जो था वो किसके लिए था? क्रिएट करने के लिए स्कूल के सिलेबस को, यानी कि आपको स्कूल का करिकुलम इस प्रकार से बनाना है कि उसमें परिमार्जन हो, बालकों के गुणात्मक वृद्धि हो, उनके ज्ञान में विकास हो सके और वो आगे की ओर बढ़ सके अपने पूर्व ज्ञान को लेते हुए। अब इसमें थोड़ा सा मैं जोर डालना चाहती हूँ कि स्कूल जो सिलेबस था उसमें क्या था। स्कूल सिलेबस के अंदर देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्कूल लैंग्वेज में उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोड़ दिया था वो थी एक मैथ्स।
वो मानते थे कि मैथ्स जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। आपने बच्चों को फॉर्मूले सिखा दिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बालक स्वयं करके सीखे, इस प्रकार के आपको उसको लॉजिकल बनाना है। इस बात पर जोर दिया टीचर्स के लिए। फिर सेकंड जो चीज़ आई थी अपनी, वो थी सोशल साइंस। सोशल साइंस को उन्होंने जोर क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन साथ में चले, उसका मान, उसका सम्मान जो है वो बना हुआ रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बालक इक्वलिटी को ध्यान में रखे, साथ में समाज के साथ में सामंजस्य बना करके रखे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। और एक खास तौर पर जो ध्यान रखी गई वो बात थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी उसमें लिया जाए, यानी कि बालकों के अंदर जो विकास कर रहा है वो है समस्या समाधान के हिसाब से। फिर देखिए, एक जो सब्जेक्ट था वो था आपका साइंस, और साथ में जो थी लैंग्वेजेस। तो जो साइंस थी वो उन्होंने ध्यान क्या दिया कि आपको टीचर्स को पहले ट्रेन करना है कि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल रूप में होनी चाहिए, ना कि थियोरेटिकल, या फिर ना कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित रहनी चाहिए। बालकों को जितनी भी विधियों की आवश्यकता है उस चीज़ को समझाने के लिए, प्रकरणों को समझाने के लिए वो इसमें लगाई जाए। तो इन 4 चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दे करके स्कूल के सिलेबस को क्रिएट किया, परिमार्जित किया और बच्चों के सामने रखा, और उसी हिसाब से उन्होंने टेक्स्ट बुक्स बनाए, गाइडलाइन प्रोवाइड करी, किसके लिए? टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स उसको पढ़ करके बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सकें। ये था हमारा आज का एनसीईआरटी फ्रेमवर्क 2005 का। कोई प्रॉब्लम लगे मुझसे कांटेक्ट करना।